हरियाणा के बीच चुनाव में राहुल गांधी का एक वक्तव्य जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। और राहुल गांधी के द्वारा यह बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी एक बीमारी के रूप में है। और इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता प्रवक्ता के तौर पर अपनी बात रखेंगे रजन पांडे जी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। आपका स्वागत है रजन जी। वही कमल सिंह चौहान जी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता के तौर पर अपनी बातों को रखेंगे। आपका भी स्वागत है कमल जी। और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी से रीना सक्सेना जी भी हम लोगों के बीच में जुड़ेंगे। तब तो राहुल गांधी के द्वारा यह बोली गई बातें तो ऐसा नहीं लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं, रजन जी? नीरज जी, देखिए, जो बेरोजगारी की बात हरियाणा में कह रहे हैं राहुल गांधी, पहले तो मैं ये कह दूं कि पूरे देश में ही एक सामान्य भावना है कि बेरोजगारी और रोजगार को हम सिर्फ सरकारी नौकरियों से जोड़ के देखते हैं। मैं समझता हूँ ये दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। रोजगार का मतलब होता है आपके आय के साधन, जिससे आपका जीवन यापन हो सके, आपके परिवार के खर्चे चल सके, वो होता है रोजगार। वो व्यापार भी हो सकता है, वो कहीं नौकरी भी हो सकती है, वो प्राइवेट नौकरी भी हो सकती है, वो सरकारी नौकरी भी हो सकती है। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि सिर्फ नौकरियों के दृष्टिकोण को, नौकरियों के डेटा को ही उठा करके जब देखते हैं तो ये लगता है कि इतनी नहीं नौकरियां मिल जबकि इतनी मिलनी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। दूसरी बात, ईपीएफओ का जो आंकड़ा है, मैं आपका उधर थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो ईपीएफओ का जो उनका जेन्युइन आंकड़ा है, उसके मुताबिक 1,60,00,000 नौकरियां हरियाणा में विगत 10 वर्षों में दी गई। जो आंकड़ा कांग्रेस की सरकार में 46,000 था, 86,000 था, 86,000 केवल था। तो इसका अगर आप तुलनात्मक देखें तो भाजपा की सरकार में तो नौकरियां ज्यादा दी गई हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि नौकरियां कम दी गई हैं, बेरोजगारी ज्यादा है? अब बेरोजगारी का जिस तरीके से आकलन करते हैं उसके बहुत से कारण है। जैसा कि अभी कमल जी भी कह रहे थे कि पलायन हो रहा है वहां से। अब मुझे आप बताइए, देश 140 करोड़ जनता का है देश। अब यहाँ से सिर्फ 2 ही राज्य के मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के लोग ही विदेशों में नौकरी की तलाश में क्यों जाते हैं? उत्तर प्रदेश से इतने लोग तो नहीं जाते, बिहार से इतने लोग तो नहीं जाते, दुबई और अमेरिका और कनाडा। वो वहां पे बेटर ऑप्शंस के चुनाव के लिए जाते हैं। कनाडा, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस में पहले पंजाब से शुरू हुआ और उसी का संक्रमण धीरे धीरे हरियाणा में फैल रहा है। तो वहां पे लोग बेटर एवेन्यूज के चक्कर में जाते हैं कि यहाँ पे अगर उनको कहीं नौकरी 25,000 की मिल रही है या कोई रोजगार करके वो यहाँ पे 50,000 पैदा कर पा रहे हैं, वही रोजगार या उसी समकक्ष नौकरी वहां जब करेंगे दुबई में या फ्रांस में या कनाडा में, तो शायद उनको 1.5 लाख रुपए महीने का मिलेगा। वहां के 1.5 लाख रुपए यहाँ के बहुत ज्यादा होते हैं। इस चक्कर में लोग वहां जाते हैं। तो इसको इस चीज से जोड़ के देखना कि पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि रोजगार नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत उचित रहेगा। रोजगार, आप अगर रोजगार यहाँ करना चाहें, वहां जमीनें महंगी है हरियाणा में, आप जब भी जानते हैं एनसीआर से लगा हुआ है, एनसीआर को 3 तरफ से हरियाणा ने घेर रखा है। वहां की जमीनें इतनी कॉस्टली है, वहां की जमीनें बेच करके लोग फिर भाग क्यों रहे हैं? यहाँ रोजगार करें ना, किसने रोका हुआ है? और रोजगार सृजन की बात हमें करनी चाहिए, सिर्फ रोजगार सरकारी नौकरियों से नहीं देखा जाना चाहिए। और अगर सरकारी नौकरियां कम हो रही है, मान लीजिए 25,000 नौकरियों पर तो ब्रेक लगा के रखा है कांग्रेस ने, वहां पे पीआई करवा करके। नीरज जी, देखिए, समय लगेगा। जो स्थितियां इस देश में पहले नहीं थी, 2014 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है, उसके बाद से इस परिदृश्य को बदलने का प्रयास किया गया। हम एमएसएमई के माध्यम से और तमाम अन्य माध्यमों से इस चीज पे, इस व्यवस्था पे जोर दे रहे हैं कि देश में रोजगार का सृजन किया जाए। सरकारी नौकरियों की एक सीमाएं होती हैं, उससे ज्यादा आप अधिक सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते, क्योंकि सरकारी नौकरी पे जिनको रखा जाएगा उनको तनख्वाह सरकार को देनी पड़ेगी, एक्सचेकर से तनख्वाह उनकी आएगी। अगर इतना ही आसान हो तो बगल के राज्य हिमाचल प्रदेश में पिछले 6 महीने से कांग्रेस सरकार है और वहां तनख्वाह नहीं दे पा रही सरकारी कर्मचारियों की। तो ऐसी विसंगतियां ना पैदा हो जाए। अगर नौकरी दे करके आप तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे तो फिर नौकरी किस काम की है? हरियाणा ही नहीं, जितने प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है। और उसका जो उदाहरण जो था शुरुआती, आपके पिछले लोकसभा चुनाव से ही दिख गया है। तो क्या आप इस चीज से एकदम आश्वस्त हैं क्या कि हरियाणा में सही में भाजपा हार रही है, और जम्मू कश्मीर और अन्य प्रदेशों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं? रजन भाई, कमल भाई, आप तैयारी में रहिएगा। एक तो पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं हार रही। ये गलतफहमी जिन लोगों को है वो अपने दुआ स्वप्न से जाग जाए, मेरा उनसे आग्रह है। जो सपना इन्होंने अभी 2 लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद में पाल रखा है, उस सपने से बाहर निकला तो बेहतर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के चुनाव को दोबारा जीतेगी, तीसरी बार सरकार वापस। दूसरी बात पे आता हूँ,
जो रीना जी ने कही कि बेटर ऑप्शन नहीं दे पा रही भारतीय जनता पार्टी, इसलिए पलायन हो रहा है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सोशियोलॉजी और सिविलाइजेशन का अगर अध्ययन करें तो इनको, रीना जी को जानकारी मिल जाएगी कि ऑप्शन जो होता है वो बेटर होता है, तुलनात्मक उसका वो किया जाता है आकलन, वो व्यक्ति अपने संदर्भ में करता है। भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार के संदर्भ में नहीं करता कि ऑप्शन बेटर क्या है। हमें क्या बेहतर लगता है हम वो करते हैं। हमें बेहतर लगता है कि टुडे ओपिनियन न्यूज पे डिबेट करें, या हमें बेहतर लगता है कि जी न्यूज पे करें। ये हमारा स्वयं का विवेक होता है, इससे पार्टी का या सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। पहली बात तो ये है। वहां पे जो पलायन हो रहा है वो आज से नहीं हो रहा है, वो 50-20 साल से हो रहा है। ये आप जरा आंकड़े उठा के देखिए, कांग्रेस में शुरू, पंजाब में शुरू हुआ, हरियाणा तक आ गया। आप शांत रहिए थोड़ा सा। मान लिया आपके कार्यकर्ता आपके साथ में है, उनको प्रभावित करने के लिए आप इतना जहां चिल्ला रही है, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए ना। तो आप ये बात क्यों नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के सामने प्रभाव जमाने के लिए आप भाजपा प्रवक्ता को दबाने का प्रयास करके दिखा रही है, तो ये कोई दबने वाले नहीं है। थोड़ा 2 मिनट शांत रहिए, सुन लीजिए, फिर बोलिएगा, ठीक है। तीसरी चीज नीरज जी, जो इन्होंने कहा कि रोजगार नहीं दे पा रहे, रोजगार जो 2 करोड़ की ये बात कर रही है देश में कि सरकारी नौकरी सरकार का काम है, प्राइवेट नौकरी अपने आप कर लेंगे, तो प्राइवेट नौकरियां भी तभी सृजित होती हैं जब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलता है, वो भी सरकार करती है, वो आप नहीं करती है। आपने कोई फैक्ट्री खोल रखी है क्या? आपने आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा सुन लीजिए रीना जी। आपके नरेंद्र मोदी जी इतने विदेशों में दौरे किए, कितनी कंपनियां ले आए देश में, कितने बच्चों के उठा के देखिए, थोड़ा पढ़ा करिए, फिर देखिए, थोड़ा पढ़ लिया करिए। ठीक है रीना जी, काम कर रही है, जिन कंपनियों ने चाइना को छोड़ दिया है, जिन कंपनियों ने जर्मनी को छोड़ दिया है, उन्होंने भारत में आके अपनी कंपनियां डाली है, यहाँ पे असेंबल करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें। तो आप देखिए, पढ़ लिख करके आया करिए। ठीक है, अपने ठीक है नीरज जी। दूसरी बात है, दूसरी बात एक जो वहां पे जो युवाओं ने कहा कि जब भारत में जातिवाद बहुत ज्यादा है, इसलिए हम वहां भी नहीं अच्छा समझते काम करने को। तो जातिवाद तो राहुल जी पैदा कर रहे हैं, वही तो जातिवाद को लेकर घूम रहे हैं चुनाव से पहले से लेकर के अभी तक का। जाति जनगणना हम तो करवाना चाह रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसको मुद्दा बना के बार बार उठाने का, डिबेट करने का, मीडिया में बोलने का, माइक पे बोलने का, भाषण में बोलने का काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो जातिवाद को तो बढ़ावा ही रहे। तो ये तो उन युवाओं ने राहुल गांधी के मुंह पे सीधा तमाचा मार दिया वहां पे, यही जातिवाद को बढ़ा रहे हैं। तीसरी चीज, जो अभी नेताओं की बात कर रही थी कि जब जीडीपी डाउन होती है, ये होता है, वो होता है, तो नेताओं की कटौती करनी चाहिए। तो मान्यवर, आपकी जानकारी के लिए बता दें हम रीना जी कि 250 से ऊपर सांसद आप लोगों के भी हैं गठबंधन के, कितनों ने कटौती कर दी, कितनों ने अपने भत्ते छोड़ दिए, कितनों ने अपनी तनख्वाहें छोड़ दी। ये खाली जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। अरे आप भी करके दिखाइए, सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलता है, किसी समस्या का समाधान करके दिखाया जाता है। खड़े हुआ देखिए रजन जी, जो सत्ता में होता है उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा रहती है। त्याग करने के लिए सत्ता आवश्यक नहीं है। नहीं, बिल्कुल रीना जी, भाजपा के साथ तनख्वाह अपनी, तो पहले बिल्कुल कमल जी, आप नहीं के पास आ रहा हूँ, कमल जी आप नहीं के पास आ रहा हूँ। सब तो कहते हैं ठीक है रजन जी, अब थोड़ा सा कमल जी मुख्यमंत्री जोड़े, उनकी पार्टी से ये अपेक्षा की है कि वो बहुत बड़ा आदर्श स्थापित करेंगे, तो ये बहुत बड़ी मुक्ता। बिल्कुल आपने कहा है कि त्याग करने के लिए भाजपा ही नहीं बैठी है, लेकिन अगर इस पे डिबेट को दूसरे तरफ चला जाएगा। कमल जी, रंजन जी, नीरज जी, हाँ बोलिए, आप ही को बोल रहे थे कि कमल जी क्या ये है कि उन्होंने पूरा डाटा ही दे दिया है आपको। समस्या नीरज जी है ना कि डाटा अधूरा देते हैं, डाटा ये उतना देते हैं जितना इनको सूट करता है। डाटा इन्होंने ये दिया कि कर्ज कितना हो गया है, इन्होंने ये डाटा नहीं दिया कि विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया। 330 से 668.5 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडारण, ये आप जान लीजिए, आपकी जानकारी के बता दो ताकि अगली बार बोले तो ये कटाव यहाँ से कट जाएगी बात के बारे में। कितना ब्लैक मनी कांग्रेस के लोगों के पास था, उसकी तो पूरी लिस्ट जारी हो चुकी थी। वो आप भी जानते थे, केजरीवाल जिनकी पार्टी के वो डंडा लिए घूमते थे 2014 में जब वहाँ आंदोलन कर रहे थे जंतर मंतर पे, तो उनका कांग्रेस पार्टी के जितने सारे लोग भाजपा में, कांग्रेस में कोई नहीं बचा है। आज वही कांग्रेस में किसी के पास बैठे नहीं है। जवाब रीना जी देंगी, रजन जी उसका जवाब देंगी रीना जी, 2013 वाले का जवाब देंगी रीना जी। जो आप जंतर मंतर की बात कर रहे हैं उसका जवाब रीना जी से ही लिया जाएगा। और सवाल है, पूछ लीजिए। जो इन्होंने कहा कि मैं यूपी बिहार की बात नहीं कर रहा था, मैंने कहा था कि तुलनात्मक देखिए, पंजाब और हरियाणा से ज्यादा पलायन हुआ है पश्चिमी देशों में,
इन प्रदेशों से कम डेटा निकालिए ना, डेटा निकालिए, डेटा मैं खुद देखता हूँ, डेटा आप देखिए जो मैं देखिए मैं आपसे निवेदन पहली बात तो ये करूंगा कि जो कहूँ उसी जो मैं कहा करूँ आप उसी को इंटरप्रेट किया करिए, अपने मन से मेरे मुंह में अपने शब्द उछालने की प्रयास न किया करिए, ठीक है? मेरे बातों को मिस इंटरप्रेट करने का प्रयास न करिए, वरना यहाँ पे खाली खुदर्क होगा, बवाल होगा, बिना मतलब का डिबेट नहीं हो पाएगी। अभी 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 एम्स की बात कही उन्होंने, एम्स की बात कितने बनाए, तो आप अगर देखे होते तो आपको मालूम होता कि एक एम्स से हमने 24-22 एम्स कर दिए पूरे भारत में, एक एम्स से। अच्छा बोल लीजिए, अपनी पोल खोल लीजिए पहले, फिर हम बोल लेंगे। चिल्ला लीजिए जितना मर्जी आपकी हो, जितने एनर्जी, हाँ चिल्लाइए, जितने एनर्जी आप जितना सामान बड़ा खा के आलू सब निकालिए, पर उसके बाद हम बोल लेंगे। रीना जी एक सवाल मुझे पूछ लेने दीजिए ना, रंजन जी से एक सवाल मुझे पूछ लेने दीजिए। सारा पोहा खाया वो सारी एनर्जी बाहर निकाली, उसके बाद में देखा जाएगा। रंजन जी एक सवाल मुझे पूछना था आपसे कि हरियाणा में अब आपकी सरकार बन रही सर, हरियाणा में आपकी सरकार बन रही, इसका मैंने भी जवाब आपको नहीं दिया था, तो यकीन मानिए हरियाणा में आपकी सरकार बन रही है, बिल्कुल बन रही है, तो ये बताइए आपके नेता भगाए क्यों जा रहे हैं हर गांव से? और तो किसी पार्टी की नहीं आती, और किसी पार्टी के लोग नहीं भगाए जा रहे हैं, आए दिन वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपकी तो 1/3 पार्टी ही भागी जा रही थी, शैलजा कुमारी तो पूरी पार्टी लेके भागी जा रही थी, पहले चिंता मत कीजिए हमारी, भाजपा से कोई नहीं भाग रहा। प्रयास तो बहुत और आपको मैं बता दूं कमल जी, सुनिए अभी 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे, फिर देख लीजिएगा कि सरकार किसकी बन रही है, किस आंकड़े से बन रही है, ठीक है? अरे ये बताइए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कैसे बनेगी? आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि एक एम्स हुआ करता था देश में, आज 22 एम्स है पूरे भारत में। क्या हरियाणा ये भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों का काम हुआ है, टुकड़े करके लेके वर्षों में अभी एम्स के बारे में आप आ गए। 75 वर्षों में आपने एक एम्स बनाया है, 75 वर्षों में आपने एक एम्स बनाया है, 10 वर्षों में हमने 21 एम्स खड़े किए हैं। और नीरज जी आप बताइए मुझे, आप तो पढ़े लिखे, बाकी ये तो खुतर करते सब लोग हैं, ये तो पार्टी के एजेंडे चलते रहे, कुछ सही बात लॉजिकल बोलना नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर वहां पर 1650 करोड़ रुपए से लेकर रेवाड़ी में एम्स बनाया जा रहा है, तो क्या उससे रोजगार नहीं पैदा हो रहा है? वहां क्या रोबोट मंगल ग्रह से आके वहां एलियंस बना रहे हैं? वहां जो लोग इंजीनियर्स हैं, जो मजदूर हैं, हमारी गवर्नमेंट ने पास किया था, उसको आधा उठाके गोरखपुर में बेचने लगे, बोलोगे वो बढ़ गया, संख्या बढ़ गई, 22 हो गए, तो उससे रोजगार से नहीं हो रहा है। इन्हें बात नहीं करना, इन्हें बकवास करना है, सिर्फ बकैती कांग्रेस को कंपनियों का रोजगार मेला को खींचो और अपने कार्यकर्ताओं के सामने अपने आप को बहुत बड़ा 30 बार का साबित करो, बस यही इनका काम है। ठीक है, अमरीना जी के पास चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी डर रही है कि इस बार हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद नहीं, विश्वास है कि उनका सुपड़ा साफ होना है। मैं तो रंजन भाई से सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, नीरज भाई, अगर वो कह रहे हैं कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो क्या वहां के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी? क्या वहां जो सड़कें खुदी हैं वो दूर हो जाएंगी, जो 10 साल में आप नहीं कर पाए? जो वहां पे जो है जो दिन दहाड़े चोर, मर्डर और डकैती है, जैसे अभी एक अमित मिश्रा बेचारा बच्चा 16 साल का मारा गया दिन दहाड़े, तो क्या ये सब कम हो पाएंगे? आर्यन मिश्रा पढ़ते नहीं, बस सबसे बड़ी कमी पढ़ते नहीं लोग हैं, पढ़ के नहीं आते हैं, बस ऐसे ही कुछ भी जो है जनरलाइज करके बोलने लगेंगे मीडिया के ऊपर, यही इनकी समस्या है। है हमारी सरकार तो हमसे बात होगी, आपकी सरकार है, नहीं तो आपसे कौन पूछेगा भाई? जब आपकी सरकार रहेगी 2 प्रदेशों में, तो आपसे कौन सवाल करेगा? हरियाणा में और विकास को मुद्दा बनाया गया, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया, महिला सशक्तिकरण और किसान और पहलवान, अगर ये चीजें कारगर हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी किस हालात में वहां पर सरकार में आ पाएगी? हमें तो नहीं लगता है कि आ पाएगी, अगर पंजाब जैसे माहौल हो जाए चुनाव का। तो नीरज जी, मैंने आप अगर याद करिए तो जब चुनाव के नतीजे आए थे लोकसभा के, उसके बाद जब चुनावी नतीजों पे पहली डिबेट आपने रखी थी, तो उसी में मैंने कहा था कि जो इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया है, छलने का काम किया है, बेवकूफ बनाने का काम किया है, उनको उनकी भोली भाली जनता की मानसिकता और उनकी भावनाओं से खेलने का काम जो किया है, और उसको लेकर के ये चुनाव में किसी तरीके से सीटें बढ़ा ले गए अपनी है, ये दोबारा नहीं होने वाला है। एक बार जनता भ्रमित हो गई, उसकी ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो भ्रमित हो गए और उसने इनके पक्ष में वोट कर दिया, जो एक ही बार हुआ है, दोबारा नहीं होगा, मैं गारंटी से आपसे कह रहा हूँ।
आज इस बात को आप नोट कर लीजिए, दोबारा कभी जब डिबेट करेंगे किसी नतीजे पे उसको आप चला दीजिएगा। राहुल गांधी का चेहरा, राहुल गांधी जी का चेहरा, अभी विदेश पे गए थे, वो अमेरिका में गए थे, उन्होंने कई कार्यक्रम किए, वहां पे उनका चेहरा सामने आ चुका है। सबने देखा है कि वो देश में क्या कहते हैं और बाहर क्या कहते हैं, ठीक। और दूसरी बात, जो हिंदुत्व की बात ये लोग कर रहे हैं बार बार, हम लोग हिंदुत्व पे काम करते हैं, हम लोग दिखावा नहीं करते, काम हो रहा है और वो दिखेगा। राम मंदिर के तौर पे काम दिखा आपको। और एक चीज बता दूं मैं नीरज जी, विपक्ष का काम सिर्फ ये है कि वो हर बात में, हर काम में सिर्फ अड़ंगा लगाएगा और आलोचना करेगा। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, अभी उत्तर प्रदेश में 2 एनकाउंटर हुए। सुल्तानपुर डकैती कांड पे एक पहला एनकाउंटर जब मंगेश यादव का हुआ तो विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया कि उसकी यादव जात देख करके उसका एनकाउंटर कर दिया गया, बाकी उसमें ठाकुर है, ब्राह्मण है, उनके पे कार्रवाई नहीं करी गई। और कल जब एक छत्री का एनकाउंटर कर दिया गया है अनुज प्रताप सिंह का, तो ये कह रहे हैं कि उसको बैलेंस करने के लिए कर दिया गया है। मतलब करो तो भी नहीं इनको खलेगा, ना करो तो भी खलेगा। यादव मारा जाए तो कहेंगे यादव को मार दिया, छत्री मार दिया, छत्री मार दिया गया। यहाँ पर देखिए रजन जी, हाँ एक और छोटी बोल दूं, एक छोटी सी और बोल दूं, उसके बाद आप कह दीजिएगा। जो ये बार बार इतना दम भरते हैं कि 99 आ गई हमारी और इनकी, केजरीवाल के पास 3 सांसद हैं, तो इनको जो ये लगता है कि हमने बहुत तीर मार दिया है, इनसे जरा पूछिए कि अगर राजीव गांधी जी के चुनाव को अगर अपवाद के तौर पर छोड़ दिया जाए, जिसमें वो इंदिरा गांधी जी के शांत करिए भाई साहब, देखिए अरे रजन जी बोलने दीजिए, तरीका नहीं है, थोड़ा सभ्यता से पूर्वक पेश आएगा। बोलिए रजन जी, बोलिए रजन जी, बोलिए। अगर राजीव गांधी जी के चुनाव को 2000 जिसमें 414 सीटें उनकी आई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के देहांत के बाद, उनकी हत्या के बाद, उस चुनाव को अपवाद के बाद छोड़ दीजिए अगर आप, तो ये इनसे पूछिए कि 240 सीटें कांग्रेस पार्टी की कब आई थी? नेहरू जी के देखिए मुद्दा ये नहीं होता है, देख लीजिए, अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, सुनिए, जब यहाँ पर जब आप बात करेंगे, तीसरी बात सरकार रीना जी समझना चाहिए, रीना जी थोड़ा सा शांत रहे, रीना जी भाई देखिए रीना जी थोड़ा सा शांत रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री रीना जी शांत रहेंगी, तीसरी बार काम करने का मौका दिया है। देखिए ठीक है रजन जी समय का भी थोड़ा सा वो है, हो सकता है रजन भाई ठीक है, हम चलते हैं, आते हैं, तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बन सकता है। ठीक है। आज आप लोगों की ये गंदी राजनीति का नतीजा है कि ठाकुर, यादव, ये सारी चीजें अब यहाँ तक आ गया है। पहले हिंदू हुआ करता था, हिंदू और मुसलमान हुआ करता था, अब ये पोजीशन हमने उठाया था ठाकुर यादव, ये तो आप उठाते हैं, ये तो विपक्ष उठाता है ना कि यादव है, ठाकुर है, हम तो नहीं कहते। ये दिया हुआ नरेंद्र मोदी जी का है विष, और ये पूरा देश पी रहा है। आज कितने लोग परेशान हैं आपको पता है? कमल जी सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने कोई कुछ नहीं बोला है। आप लोग गाय को माता बोलते हो, गौ माता जी जातिवाद की राजनीति से देश में बहुत सारी पार्टियां क्षेत्र में चल रही है, प्रदेश में चल रही है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। ठीक है समय भी ज्यादा हो गया, तमिलनाडु में चल रही है आपकी हर जगह, वो भी चल रही है, ठीक है, जातिवाद का विष बोया था पहले जानते थे क्या? गांधी जी ने जब पहले जानते थे क्या? राजस्थान के मुख्यमंत्री पहले जानते थे क्या? जब इंदिरा गांधी जी ने 67 के चुनाव के बाद में सरकार को बर्खास्त करना किया था, जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए रजन जी यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। वर्तमान में जो चल रहा है, विगत 10 सालों की अगर चर्चा करें, शांत रहेंगे आप लोग, आपकी बनती है जवाब देने की। अब थोड़ा सा आप शांत रहें रजन जी, अब समय भी हम लोगों का ज्यादा ही चला गया है। वर्तमान की हम लोगों की चर्चाएं चल रही है, हरियाणा चुनाव को लेकर मुद्दे होने चाहिए, लेकिन तेरा मेरा चल रहा है। खैर, इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।